हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपके लिए पेश है ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स का वीडियो और इसमें कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे भारत ने एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी अध्यक्षता के लिए किस थीम को लॉन्च किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, तो किस पड़ोसी देश में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे। अंतरिक्ष में बंदरों के प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन के प्रयोग की योजना किस देश ने बनाई है, इसके बारे में डिटेल बात होगी। किस देश ने एक्सेल अवार्ड जीता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड। राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम ट्रस्ट यानी एनपीएस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बन गए हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स ने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया है। और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना देर के। पहला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि अब तक का यानी जनवरी से नवंबर तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा, देखना ज़रूर। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में होने वाली एससीओ समिट के लिए किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया। या कहें भारत जो अभी एससीओ का अध्यक्ष है तो उसकी समिट होने जा रही है, तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई, उसका वेबसाइट का एड्रेस क्या है। तो आंसर होगा indiansco.in। ठीक है, क्या नाम है, indiansco.in। भारत ने इस वेबसाइट से 2023 में जो होने वाले कार्यक्रम हैं उन सब की जानकारी वहाँ पर रखी है, प्रदान करने का काम किया है। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि इंडिया ने लॉन्च किया है इसे। इससे रिलेटेड और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं अगला। भारत ने एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता के लिए किस थीम को लॉन्च किया। थीम क्या है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इंडिया की अध्यक्षता में। आंसर होगा सुरक्षित एससीओ यानी सिक्योर एससीओ। और ये लोगो भी लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं अरिंदम बागची, तो उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि एससीओ की जो शिखर सम्मेलन है यानी समिट आयोजित होने वाली है 2023 में, उसके लिए थीम लॉन्च कर दी गई है सुरक्षित एससीओ यानी सिक्योर एससीओ। ये है थीम और ये है लोगो। ठीक है, और ये सुरक्षित एससीओ यानी सिक्योर्ड एससीओ, इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में ही चीन में जो आयोजित किया गया था एससीओ शिखर सम्मेलन, उसी में एक कंसेप्ट पेश किया था सिक्योर का, और उसी को अब थीम बना दिया गया। तो इसमें अलग अलग शब्द हैं, उन सब का अर्थ क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो एस का मतलब हो गया सिक्योर में, एस का मतलब हो गया सिक्योरिटी फॉर सिटीजन। ई का मतलब क्या हो गया, ई का मतलब होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सी का मतलब हो गया कनेक्टिविटी इन द रीजन। यू का मतलब हो गया यूनिटी। आर का मतलब हो गया रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। और ई फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो ये है सिक्योर उसका फुल फॉर्म। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन, उसके बारे में भी और देख लेते हैं मैप में कि कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन से देश हैं। तो मैप के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा प्यारा भारत। और अब देखते हैं जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से देश हैं। तो इंडिया है ही, साथ में ये सारे देश जो ब्लिंक कर रहे हैं वो सब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। 9 मेंबर है टोटल। स्थापना कब हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो 15 जून 2001 में। मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग चाइना में। ठीक है, और शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य ये सब हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं, तो ये रहा चाइना, रशिया, कजाकिस्तान मैप में यहाँ रहा, ओके, और ये किर्गिस्तान है यहाँ पर, ताजिकिस्तान है, ये वाला जो हिस्सा है ये है ताजिकिस्तान, ओके, उज्बेकिस्तान ये वाला ग्रीन वाला जो यहाँ वाला हिस्सा है ये उज्बेकिस्तान, फिर इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। ठीक है, तो ये 9 देश हैं और 9 देशों का जो मैप है आपने देखा। और इंडिया, पाकिस्तान और ईरान ये कुछ वर्ष पहले ही जुड़े हैं। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में
एससीओ का मेंबर बन गया और ईरान इसी साल 2022 में मेंबर बना है। तो टोटल जो मेंबर हैं एससीओ के वो 9 हैं और ये मैप के थ्रू बता रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, समझ में पूरी तरीके से आ जाए। भारत को एससीओ की अध्यक्षता कब मिली? तो देखिए सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की 22वीं शिखर सम्मेलन यानी समिट आयोजित की गई थी। उसी के दौरान भारत को एससीओ की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए दी गई। तो भारत सितंबर 2023 तक के लिए यानी 1 साल के लिए एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। तो सितंबर 2023 से पहले एससीओ की समिट होगी और उसके बाद आपको पता है कि G20 की भी अध्यक्षता इंडिया कर रहा है। तो सितंबर में G20 की समिट आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो इंडिया के पास 2 बड़े संगठन की अध्यक्षता है, एससीओ और G20। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। और भारत ने अपने पर्यटन स्थलों, संस्कृति, इन सब को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का भी मौका ये पेश किया है, देखा है। ठीक है, तो एससीओ की जो पिछली समिट हुई थी उसमें ये लीडर्स की जो फोटोग्राफ हुआ था वो देख रहे हैं आप। ठीक है, और अगला जो इंडिया में होगी समिट सितंबर से पहले होगी तो वो आप देखेंगे। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी कहूँ कि काशी यानी वाराणसी उसे फर्स्ट एवर टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ घोषित किया गया है 2022-23 के लिए। ठीक है, एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली टूरिस्ट और कल्चरल कैपिटल कौन सी है? तो काशी है, वर्ष 2022-23 के लिए। ठीक है, इंडिया की जो अध्यक्षता में एससीओ है उस दौरान की बात हो रही है काशी की। तो मुझे लगता है कि पूरी बात यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, एससीओ से रिलेटेड हर चीज़। तो एग्जामिनेशन में जो भी मैंने बात बताई, अगर क्वेश्चन आए तो बहुत आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले आपसे अपील है कि अगर बेहतर लग रहा हो ये करंट अफेयर्स तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिए अपने तमाम मित्रों को, दोस्तों को शेयर कर देंगे तो मुझे खुशी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी राजीव कुमार, उन्हें किस देश ने अपने आम चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक यानी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया और इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया जाकर? आंसर होगा नेपाल। ठीक है, राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये पहुंचे अपने 2 अधिकारियों सहित अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नेपाल में 20 नवंबर को संसदीय चुनाव हुए यानी आम चुनाव, और वहां की विधानसभाओं के भी चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो भारत निर्वाचन आयोग तो इंडिया की ओर से ये पहुंचे थे और ये ऑब्जर्वर है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर है। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ है। और नेपाल कहाँ है? पड़ोसी देश है हमारा, ये रहा नेपाल। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बन के नेपाल में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पहुँचे थे। ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन में, पड़ोसी देशों से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, जब निर्वाचन आयोग की बात हो रही है तो हम इस वक्त जो निर्वाचन आयोग में इलेक्शन कमिश्नर है टोटल, उन सब की भी बात कर लें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो तो राजीव कुमार हैं ही, साथ में दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं यानी एक तो चीफ होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो एक हैं अनूप चंद पांडे और एक हैं अरुण गोयल। तो अभी हाल ही में नवंबर में ही अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, और जब इतनी बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि यस मैन नहीं चाहिए हमें चुनाव आयोग में कोई भी अधिकारी, यानी जो चुनाव आयुक्त हों, चीफ हों या कोई भी हों, वो सरकार के यस मैन नहीं होने चाहिए, यानी सरकार के तोते नहीं होने चाहिए, मतलब यही हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या मांगा है? गवर्नमेंट से 24 घंटे के अंदर में फाइल मांगा है अरुण गोयल के अपॉइंटमेंट के बारे में कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई, इनकी नियुक्ति कैसे हुई है, इसकी पूरी फाइल मुझे पेश कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाह रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। तो इन सबको जांचने के लिए, और एक गजब का
ये केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के तहत। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी इसका फैसला आएगा वो मैं अलग से क्वेश्चन बना के दूंगा, इसमें तो वक्त लगेगा, लंबा ये खींचेगा ये पूरा मामला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। नेपाल में 20 नवंबर को हुए चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किन देशों ने हिस्सा लिया या किन देशों के चुनाव आयुक्तों ने हिस्सा लिया है? तो आंसर होगा इसका इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, तो ये जो देश हैं इन सब ने पार्टिसिपेट किया, इन सब के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयुक्त उन सब ने। ठीक है, तो नेपाल में 20 नवंबर को चुनाव हुआ, संसद के 275 जो सदस्य हैं उनका और 7 विधानसभाओं के 550 सीटों के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण बात देखिए, नेपाल का जो चुनाव आयोग है वो उसका जो नियम है वो वहाँ पर चुनाव की निगरानी के लिए विदेशी ऑब्जर्वर को आने की अनुमति देता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात हो रही। और ये सब जो जाते हैं ना, भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, ये सब जो ऑब्जर्वर के तौर पर पहुँचे हैं, तो ये एक एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ है। ठीक है, तो उसी के तहत ये लोग गए हैं। ओके, तो एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1998 को। ठीक है, और एशिया में जो चुनाव वगैरह होते हैं तो वो बेहतर ढंग से हो, एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नज़र रखने के लिए है ये। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, और ये भी इंटरेस्टिंग है और महत्वपूर्ण भी। तो इस क्वेश्चन के लेते हैं, उससे पहले आपको बता दूं कि अब तक का टोटल करेंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, और कई तरह के PDF हैं, वन लाइनर है, MCQ है और MCQ विद डिटेल्स है, जैसे मैं आपको डिटेल बताता हूँ, ये सब कुछ सारी बातें होती हैं उसमें। ठीक है, और वो PDF आप पा सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए, और इसके जरिए आपको मिलता है PDF वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, मतलब 1 साल तक लगातार अपडेट मिलेगा। 1 ईयर का मेंबरशिप है तो PDF तो मिलेगी, साथ में मॉक टेस्ट आप करंट अफेयर्स का वीकली और मंथली का दे सकते हैं, और पिछले मंथ के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, और तमाम एग्जामिनेशंस के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं जो 1 साल तक आप दे सकते हैं, ताकि तैयारी की जांच कर लें कि कैसे चल रही है आपके एग्जामिनेशंस की तैयारी, चाहे UPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, SSC हो, रेलवे हो या दूसरे एग्जामिनेशन हो। तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मेंबरशिप के बारे में बताया हुआ है। मात्र 150 रुपये में ये मेंबरशिप अवेलेबल है आप सबके लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने अंतरिक्ष में बंदरों के प्रजनन के प्रयोग की योजना बनाई? मतलब अंतरिक्ष में बंदरों का प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन कराने की तैयारी चल रही है। तो आंसर होगा चाइना। चीन ने ये पूरी योजना बना ली है। द हिंदू में आप देख रहे हैं, काफ़ी प्रमुखता से द हिंदू ने इस खबर को प्रकाशित किया है। साइंस से रिलेटेड ये एक बड़ी बात होने जा रही है। तो चीन के जो एस्ट्रोनॉट हैं उन सब ने ये तय किया है कि उसका जो चीन का अपना स्पेस स्टेशन है, दुनिया में अगर हम बात करेंगे किस देश का अपना स्पेस स्टेशन है तो वो चीन का है। ठीक है, एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो कई देशों ने मिलकर बनाया हुआ है, और चीन ने अपना बनाया हुआ है स्पेस स्टेशन, उसका नाम क्या है? तियांगोंग, ये नाम है उसके स्पेस स्टेशन का। ठीक है, और ये इस तरह का ये स्पेस स्टेशन है। तो यहीं पर बंदरों को ले जाया जाएगा और एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसके प्रजनन कराने की योजना चल रही है, उसकी प्लानिंग चल रही है। सवाल ये भी है कि बंदरों को इसके लिए क्यों चुना गया है? क्योंकि वे मनुष्यों के पूर्वज माने जाते हैं। ठीक है, मनुष्य और बंदरों के प्रजनन प्रोसेस लगभग समान है। मनुष्यों की तरह ही बंदर भी स्तनधारी होते हैं। तो ये बंदरों का जो प्रजनन का जो एक्सपेरिमेंट है, सवाल है कि कैसे होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेस स्टेशन के एक बड़ा सा वहाँ पर कैप्सूल तैयार किया जा रहा है, जिसका उपयोग किया जाएगा रिप्रोडक्शन के जांचने के लिए। तो ये है उसका चाइना का स्पेस स्टेशन, और उसके खास हिस्से को बंदरों के लिए ही रिजर्व कर दिया जाएगा और वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा।
ठीक है, कैप्सूल का नाम भी रख दिया गया है वेंटियन, ठीक है। और इस मॉड्यूल में बंदरों के प्रजनन करने के लिए उनको नर और मादा को वहाँ पर छोड़ा जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि पता लगाया जा सके कि अंतरिक्ष में प्रजनन के दौरान क्या स्थिति होती है, ठीक है। और इससे प्रजनन से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट का पता चलेगा अंतरिक्ष में, ओके। अब सवाल ये भी है कि क्या इससे पहले इस तरह की कोशिश हुई है क्या प्रजनन से संबंधित? तो देखिए अभी तक कुछ तो थोड़े से प्रयोग हुए हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में बंदर जो है वो डर सकते हैं। इसके अलावा बंदर एक छोटी सी जगह में सीमित तौर पर रहने के दौरान खाने से इनकार कर सकते हैं, गतिविधियां, हरकतें वो सब कम कर सकते हैं। और चूँकि अंतरिक्ष में हाई कॉस्मिक तरंगें होती हैं, रेडिएशन होता है, तो उससे अंडे और शुक्राणु उसकी गुणवत्ता को भी इफ़ेक्ट हो सकता है। जीरो ग्रेविटी की वजह से अंगों को नुकसान हो सकता है, और जानवरों के जो सेक्स हार्मोन है या कहें बंदरों में, तो उसमें महत्वपूर्ण गिरावट हो सकती है। तो लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को संभालने की, इस सब चीज़ों को देखने की वो पूरी प्लानिंग चल रही है अंतरिक्ष में। तो यहाँ पर एक सवाल होगा कि अंतरिक्ष में क्या प्रजनन की कुछ और कोशिशें हुई? तो हाँ, हुआ है। चूहों का के प्रजनन की कोशिश हुई थी। बात है 1979 की। उस समय कोल्ड वार के दौरान अंतरिक्ष में प्रजनन का पहला प्रयोग सोवियत संघ के द्वारा चूहों पर किया गया था। चूहों को भेजा गया था, तो गर्भधारण के लक्षण मिले थे, लेकिन धरती पर लौटने के बाद किसी चूहियों ने जन्म नहीं दिया था बच्चों को। इसके बाद नासा ने स्पेस में कुछ कोशिशें की थी प्रजनन से संबंधित। नासा ने अंतरिक्ष में अमीबा, काई, मधुमक्खी, वर्म, मकड़ी, जेलीफिश, मेढक, खरगोश, कछुए, मुर्गी के अंडे, चूहे, ये सब भेजे थे। लेकिन सिर्फ अंडे से चूजे ही बाहर निकले, जैसे पृथ्वी पर निकलते हैं। मुर्गी के अंडे से अंडा यहाँ से भेजा गया था, तो वो हुआ था, ठीक है। तो ये एक अनोखा प्रयोग करने जा रहा है चाइना, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात देखने को है ये, ओके। अब तरह तरह के प्रयोग अंतरिक्ष से रिलेटेड चलते रहे हैं। जैसे कुछ मैं फ़ोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ। ये जब मंकी को भेजा गया था एक समय में, इस तरीके से नासा के द्वारा, फिर सोवियत संघ के द्वारा, ठीक है। कुतिया को भेजा गया था लाइका नाम की, ठीक है, रूस के द्वारा। तो ये अच्छा, ये नासा के द्वारा चिंपांजी को भी भेजा जा चुका है अंतरिक्ष में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस ट्रस्ट, उसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आंसर होगा सूरज भान, ठीक है। न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो किसने ये नियुक्ति की है? सूरज भान की। तो पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA, तो उसने ही इनकी नियुक्ति की है अध्यक्ष के तौर पर। और सूरज भान जो है इससे पहले ट्रस्ट बोर्ड में ही एक ट्रस्टी थे, और अब इन्होंने जगह ले ली है, अध्यक्षता कर लिया, नए अध्यक्ष चेयरपर्सन बन गए हैं, ठीक है। और ये भारतीय आर्थिक सेवा यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अधिकारी हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करें, ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 2009 में न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओडिशा सरकार की कैबिनेट ने नवंबर 2022 में बच्चों के हित के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी दी है? नाम क्या है पॉलिसी का? आंसर होगा प्रारंभ। प्रारंभ का फुल फॉर्म क्या होगा? द ओडिशा स्टेट पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन 2022। प्रारंभ, द ओडिशा स्टेट पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन 2022। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उन्होंने ही 18 नवंबर को प्रारंभ पॉलिसी को मंजूरी दी है। कैबिनेट में ये मंजूरी दी गई, और इसके तहत कई सारे इसमें प्रावधान किए गए हैं बच्चों के लिए। क्या क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई सारे अधिकार दिए जाने की बात कही गई है प्रारंभ पॉलिसी के तहत, योजना के तहत। जैसे बच्चों के जीवित रहने का अधिकार, सुरक्षा के अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य सहित शारीरिक स्वास्थ्य के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, भागीदारी और उनके विकास को प्राप्त करने के लिए ये जो है
योजना वो बनाई गई है। ठीक है, इस पॉलिसी को उड़ीसा के महिला एवं बाल विकास विभाग और दूसरे अन्य संस्थान वो सब मिलकर उन लोगों ने इसको तैयार किया है। ठीक है, उड़ीसा की बात हो रही है, राजधानी का भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW, तो उसने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया है। तो इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है, क्यों ये लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त और कुशल बनाना। ठीक है, तो नवंबर में ही ये डिजिटल शक्ति 4.0 को लॉन्च किया गया है। मकसद क्या है? ये मकसद है, तो इसे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो डिजिटल शक्ति प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो साइबर क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को योग्य बनाना कि वो इन सब को समझ सके, कोई फ्रॉड ना हो सके, डिजिटली वो कुशल हो जाएं और अपने इस डिजिटल युग में इन सब चीज़ों को समझ के अपने करियर में भी इससे रिलेटेड कुछ काम कर पाएँ। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के द्वारा। तो उसकी चेयरपर्सन कौन है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की रेखा शर्मा। ठीक है, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं मिनट में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग यानी एक्सेल, शॉर्ट में एक्सेल अवार्ड कहा जाता है, तो जीता है? आंसर होगा इंडिया। इंडिया ने जीता है अभी नवंबर में ये अवार्ड, और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने कंट्री कैटेगरी में ये अवार्ड जीत लिया है। तो न्यूज़ तो देख रहे हैं, ये PIB के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ही ये जारी किया गया है, और ये न्यूज़ है न्यूज़ ऑन आवर पे। ये अवार्ड कहाँ पर दिया गया इंडिया को? तो इंडियन प्रतिनिधियों को थाईलैंड में, थाईलैंड के पटाया शहर में ये आयोजित किया गया था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग। तो उसी के दौरान ये अवार्ड दिया गया है। भारत को आधुनिक परिवार नियोजन तरीक़ों की पहुंच जो है ना, आम लोगों तक, हर लोगों तक ये पहुंचाने के लिए परिवार नियोजन के तकनीक है, तरीके हैं, उसके लिए एक्सेल अवार्ड के बारे में बात करें तो ये 2009 में शुरू हुआ था ये अवार्ड, और ये अवार्ड दिया जाता है परिवार नियोजन से संबंधित उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, बेहतर कार्य करने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी में प्रयोग की जाने वाली किस मेडिकल डिवाइस को नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 में शामिल किया गया? आंसर होगा कोरोनरी स्टेंट। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में, कोरोनरी स्टेंट ये होता है कोरोनरी स्टेंट। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 में शामिल कर दिया है, और इससे यही होगा कि कोरोनरी स्टेंट जो है वो, उसका रेट जो है वो कंट्रोल्ड रहेगा। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है हार्ट के पास जो धमनियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो जाम हो जाती हैं, तो उसको खोलने के लिए ये इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ़ायदा ये होगा कि ये किफ़ायती होगा, सस्ता हो पाएगा इस सरकार के इस प्रावधान के जरिए। ठीक है, कोरोनरी स्टेंट होता है, ये ट्यूब आकार का होता है, डिवाइस होता है, जो जहाँ पर धमनी यानी आर्टरी ब्लॉक हो रही होती है वहाँ पर उसे भेजा जाता है और वो फैल जाता है। तो इस तरह से आर्टरी फिर चालू हो जाती है और खून पास होने लगता है, तो उससे मरीज के मौत के जो खतरा है वो टल जाता है उसकी वजह से। ठीक है, अगर हम बात करें कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ये क्या है, तो ये 3 पहलुओं को देखकर बनाया जाता है, लागत, सुरक्षा और प्रभावकारी, और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बड़े पैमाने पे, और जिन दवाओं को सरकार चाहती है कि कंट्रोल रहे, यानी उसके रेट कंट्रोल रहे, रेट पर लगाम रहे, तो उसको लिस्ट तैयार करती है, और फिर जो ये डिवाइस कंपनियां हैं उन सब पर दबाव होता है कि वो उसके रेट को कंट्रोल ही रखें। ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री उन्हीं के मंत्रालय के द्वारा ये तय किया गया है। तो मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल नेचुरोपैथी डे। आंसर होगा 18 नवंबर को,
उद्देश्य क्या है कि डाइट और रहन सहन यानी आहार और रहन सहन में बदलाव करके बीमारियों को रोकने की कोशिश, ताकि दवा मुक्त व्यवस्था हो सके। और 2022 की थीम क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा, एक एकीकृत चिकित्सा। ठीक है, ये थीम है। 2018 से हर साल 18 नवंबर को ये प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस कब घोषित किया हुआ है, या ये दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 18 नवंबर को। 18 नवंबर को ये दिवस घोषित है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इस दौरान ये होता है कि यौन शोषण, दुर्व्यवहार रोकने और पीड़ितों की मदद करने के लिए मतलब ये दिवस घोषित किया हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ये थे जो आपने जाना। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा तमाम मित्रों को। कोई सुझाव हो तो आप हमें बता सकते हैं। आप ही के लिए सुबह मॉर्निंग को ही अब ये टाइम फिक्स कर दिया गया है। मॉर्निंग को 6 AM यानी 6 बजे ये वीडियो आपके लिए पेश हो जाता है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। तो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। और अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को सुबह 6 बजे।